दोस्तों, आज हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में जी रहे हैं। वो ग्लोबलाइजेशन जिसने हमारे जीवन को रेडिकली ट्रांसफॉर्म किया है। आखिर अमेरिकन फेडरल बैंक इंटरेस्ट रेट्स को लेकर क्या डिसीजन लेगा, उससे इंडिया को क्या फर्क पड़ना चाहिए। हजारों किलोमीटर दूर ताइवान में अगर चाइना अटैक कर दे तो उससे इंडियंस या अमेरिकन्स क्यों कंसर्न हो। यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका में अगर वायरस का एक म्यूटेंट मिला तो उससे दुनिया क्यों परेशान हो। दोस्तों, फर्क पड़ता है क्योंकि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट में बदलाव इंडिया में आने वाले एफडीआई को इम्पैक्ट करेगा। ताइवान में चाइना का अटैक दुनिया भर के सेमीकंडक्टर सप्लाई को एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकता है। और साउथ अफ्रीका में मिला म्यूटेंट वायरस पूरी दुनिया में इतनी तेजी से फैल सकता है कि सबका जीवन खतरे में पड़ जाए। और इसका मेन कारण ग्लोबलाइजेशन है, जो एक ऐसा फिनोमिनन है जिसने पूरी दुनिया को कुछ इस तरह से जोड़ा है कि इंडिया के सरकारी हॉस्पिटल्स में एक मरीज का जीवन शायद चाइनीज गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर डिपेंडेंट हो, क्योंकि पैरासीटामोल जैसी बेसिक दवाई का भी एपीआई चाइना से आता है। ग्लोबलाइजेशन ने पिछले कई दशकों में जिस तरह के सामाजिक ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं उनके बारे में तो आप जानते ही हैं। पूरे भारत में मैकडॉनल्ड्स की चेन हो या फिर अमेरिका की सिलिकॉन वैली में अपनी कैपेबिलिटीज को प्रूव कर रहे इंडिया के इंजीनियर्स, इन सब के पीछे ग्लोबलाइजेशन का रोल है। ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया और चाइना जैसे देश जो कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के चलते इम्पोवरिशमेंट फेस कर रहे थे, उन्हें डेवलप और ग्रो करने में भी हेल्प किया। लाखों वर्कर्स का जीवन बदला और लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हुए। कई देशों के वेल्थ में इंक्रीमेंट हुआ और कई छोटे देश तो आज ग्लोबल सप्लाई चेन में इतने क्रूशियल हैं कि उनके बिना वर्ल्ड इकोनॉमी भी ठप पड़ सकती है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन शायद एक दो धारी तलवार है जिसके कई नुकसान भी हैं, और शायद ये नुकसान आज इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि लगभग पूरी दुनिया लगातार इस ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। आज ग्लोबलाइजेशन और फ्री ट्रेड के प्रति दुनिया भर में बढ़ रहा गुस्सा ही हमारी चर्चा का मुद्दा है। आज हम जानेंगे कि फ्री ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ चल रही ये लहर आखिर क्या है और उसके कारण क्या क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं फ्री ट्रेड के आइडिया और उसके प्रति सपोर्ट और ऑपोजिशन के कुछ फैक्ट से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, फ्री ट्रेड का सिंपल मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया के देश आपस में बिना किसी रेस्ट्रिक्शन और बैरियर के आपस में बिजनेस कर सकें। और ये फ्री ट्रेड ग्लोबलाइजेशन को जन्म देता है, जो एक वाइडर सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस है। इसके सपोर्टर्स ये मानते हैं कि दुनिया भर में जितने कम से कम इकोनॉमिक बैरियर्स होंगे और जितना ज्यादा से ज्यादा हर देश खुद को इंटरनेशनल मार्केट में इंटीग्रेट करेगा, पूरी दुनिया उतना ज्यादा अपने वेल्थ को इंक्रीज करेगी और सोसाइटी एज होल को फायदा होगा। इस फ्री ट्रेड के आइडिया के ऑपोजिट एक और आइडिया है जिसे प्रोटेक्शनिज्म कहा जाता है। इसके तहत फॉरेन गुड्स पर टैक्स लगाकर देश उन्हें और एक्सपेंसिव बना देते हैं ताकि उनके होम मेड गुड्स मार्केट में बिकें और वो इकोनॉमीज सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। इस आइडिया के तहत देश कई तरह के इंडस्ट्रीज को केवल इंडिजिनस लोगों के लिए रिजर्व रखती है और फॉरेन मार्केट से खुद की इकोनॉमी को इंटीग्रेट करने से बचती है। खैर, आज फ्री ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन वेल्दी कंट्रीज में सपोर्ट लूज करने लगे हैं और ये स्पेसिफिकली लो स्किल्ड वर्कर्स के साथ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, 2002 से 2018 के बीच जापान, यूएस और कई यूरोपियन देशों में फ्री ट्रेड के प्रति सपोर्ट में सिग्निफिकेंट गिरावट दिखी। इटली के लो स्किल्ड वर्कर्स में फ्री ट्रेड को लेकर ऑपोजिशन 9% से 28% तक बढ़ा। फ्रांस में ये संख्या 3 गुना और जापान और यूएस में 2 गुना बढ़ी। फ्री ट्रेड के प्रति बढ़ते ऑपोजिशन का इम्पैक्ट पॉलिटिक्स में भी हुआ। कई ऐसे नेताओं का राइज हुआ जो देश के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और वर्कर्स के जॉबलेसनेस के लिए ग्लोबलाइजेशन, फ्री ट्रेड और इमिग्रेंट्स को ब्लेम करने लगे। अमेरिकन पॉलिटिक्स में ट्रम्प का राइज हो या फिर यूके में बोरिस जॉनसन का, ये सब इसी पॉलिटिकल चर्निंग का नतीजा रहा। फ्री ट्रेड के प्रति इस हेट्रेड का मेन पॉलिटिकल नैरेटिव ये दिया गया कि केवल पुअर कंट्रीज के वर्कर्स को ही ग्लोबलाइजेशन से फायदा मिला एट द कॉस्ट ऑफ वर्कर्स इन रिच कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, ट्रम्प की 2016 की प्रेसिडेंशियल रेस का मेन पॉलिटिकल स्लोगन यही था कि अमेरिकन की जॉब्स चाइनीज, इंडियन और मैक्सिकन चुरा रहे हैं। फ्रांस की नेता मेरीन ले पेन ने भी इलेक्शन कैंपेन्स में कहा कि डेवलपिंग कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड का फ्रेंच और यूरोपियन इंडस्ट्रीज पर डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट हुआ और मिलियंस ऑफ यूरोपियंस जॉबलेस हो गए। दोस्तों, फ्री ट्रेड ये अलाउ करता है कि बिजनेस अपने प्रोडक्शन को वहां मूव करे जहां चीप लेबर हो।
रिच कंट्रीज में डिकेड्स ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट के बाद वहां सिग्निफिकेंट वर्किंग पॉपुलेशन बेटर लाइफस्टाइल जी रही है, जो हायर वेजेस डिमांड करती है। ऐसे में यूएस के बड़े बड़े ब्रांड्स और एमएनसीज अपने प्रोडक्शन हाउसेस चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश और इंडिया में शिफ्ट कर देते हैं, जहां उन्हें चीपर लेबर मिलती है। और इसका कारण फ्री ट्रेड है, जो ये सब अलाउ करता है। ऐसे में ये आर्गुमेंट है कि यूएस और बाकी देशों के वर्कर्स जॉबलेस हो जाते हैं। यहाँ तक कि ग्लोबलाइजेशन के चलते डेवलपिंग कंट्रीज के वर्कर्स खुद भी यूरोप और यूएस में काम करने जाते हैं, जिनकी वेज डिमांड वहाँ के वर्कर्स से कहीं ज्यादा कम होती है। इसके अलावा फ्री ट्रेड एक और तरीके से जॉब्स को नुकसान पहुंचा सकता है। जब फॉरेन कंपनीज बहुत सारा पैसा लेकर किसी नए मार्केट में उतरती हैं, तब वो अपने कैपिटल का इस्तेमाल कर अपने गुड्स को सस्ते में सेल करने की कोशिश करती है। ऐसे में लोकल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं और उनकी डिमांड कम हो जाती है। इन लोकल इंडस्ट्रीज के पास इतना बजट नहीं होता कि वो रिच एमएनसीज के साथ compete कर पाएं और उन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है। इन छोटे कंपनीज में प्रोडक्शंस भी लार्जली मैनुअल ही होता है, जहां लो स्किल्ड लेबर्स काम करती हैं। इसलिए जब ये छोटे इंडस्ट्रीज बंद होते हैं तो लाखों लोग जॉबलेस हो सकते हैं। ऊपर से बिग एमएनसीज अपने कैपिटल के चलते ऑटोमेटेड प्रोडक्शन प्रोसेस का इस्तेमाल करती हैं, जहां हाई स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड होती है और इसलिए लो स्किल्ड वर्कर्स के लिए जॉब्स क्रिएट ही नहीं हो पाते। फ्री ट्रेड का एक नुकसान ये भी है कि लो स्किल्ड वर्कर्स पुअर वर्किंग कंडीशंस में काम करते हैं और कई एमएनसीज उनका एक्सप्लॉयटेशन करती है। एमएनसीज सस्ते में प्रोडक्शन के लिए लेस डेवलप्ड कंट्रीज में वीक लेबर लॉस को एक्सप्लॉइट करती हैं, जिससे लेबर का भी एक्सप्लॉयटेशन होता है। लेबर लॉज में परमानेंट वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं, जो एमएनसीज को कॉस्टली पड़ता है। इसलिए वो लेबर लॉस को बाईपास करने के लिए परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के बजाय कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स का इस्तेमाल या फिर प्रोडक्शन आउटसोर्सिंग जैसे टेक्निक्स यूज करती हैं। यही वजह है कि बिग ब्रांड्स के कपड़े या जूते आज छोटे छोटे इंडस्ट्रीज में बनते हैं, जिन्हें ये कंपनीज ब्रांडिंग कर बेचती हैं। इन छोटे इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लेबरर्स के पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती और उनकी लाइफ परपेचुअली पुअर कंडीशन में चलती है। कई बार तो लोकल वर्कर्स डेंजरस कंडीशंस में भी काम करते पाए गए हैं। 2013 में बांग्लादेश की गारमेंट फैक्ट्री का कोलैप्स इसका सबसे खतरनाक एग्जाम्पल है। ये गारमेंट फैक्ट्री यूरोपियन कंपनीज के लिए कपड़े बनाती थी, लेकिन क्या इन सब के लिए फ्री ट्रेड ही रिस्पॉन्सिबल है या फिर कुछ और वजह है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? क्या इन प्रॉब्लम्स के लिए रिच कंट्रीज पुअर कंट्रीज को ब्लेम कर सकती हैं? चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों, ये तो सही बात है कि इंटरनेशनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ने कई तरह की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज में जन्म दिया और डेवलप्ड वर्ल्ड में कई ऐसे पॉकेट्स हैं जिन्होंने इकोनॉमिक लॉस झेला। लेकिन डेवलप्ड वर्ल्ड के लीडर्स का दावा कि ग्लोबलाइजेशन ने पुअर कंट्रीज को ही हेल्प किया है, ये कंप्लीट पिक्चर को सामने नहीं रखता। अगर ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ हम अपोजिशन को कंप्लीटली एनालाइज करें तो ये पाएंगे कि डेवलपिंग वर्ल्ड भी आज इससे उतना ही नाराज है जितना डेवलप्ड वर्ल्ड। लेकिन डेवलपिंग वर्ल्ड में ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सीधा उत्तर ये है कि डेवलपिंग वर्ल्ड में भी ग्लोबलाइजेशन ने हाई स्किल्ड एम्प्लॉयज को डिस्प्रपोर्शनेटली बेनिफिट किया है, जबकि वर्किंग क्लास को इससे नुकसान हुआ। जब ग्लोबलाइजेशन डेवलपिंग कंट्रीज में पहुंचा तब वहां के वर्कर्स को इनकम और लिविंग स्टैंडर्ड्स में इजाफे की उम्मीदें थीं, पर यह केवल एक फ्रैक्शन ऑफ लो स्किल्ड वर्कर्स के साथ हुआ। इस डिस्पैरिटी के कारण ही आज इन वर्कर्स की नाराजगी है। इसके अलावा इकोनॉमिस्ट बताते हैं कि भले ही वेस्ट में ट्रंप और ले पेन जैसे नेता पुअर कंट्रीज को अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के लिए ब्लेम करें, पर सत्य यही है कि रिच कंट्रीज के वर्कर्स को ग्लोबलाइजेशन से जितना बेनिफिट हुआ उतना शायद ही किसी और देश के वर्कर्स को हुआ हो। पिछले 8 दशकों में इसी ग्लोबलाइजेशन ने अमेरिकन वर्कर्स के वेजेस को इंक्रीज किया और इसी ने अमेरिका को ग्लोबल हेजेमन बनाया। इसी ने यूरोपियन पावर्स को भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अपनी इकोनॉमीज को रीबिल्ड करने में मदद किया। दोस्तों, फ्री ट्रेड के प्रॉब्लम्स को डेवलपिंग वर्ल्ड पर ब्लेम करना इसलिए भी गलत है क्योंकि जब करंट ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम बनाया गया तब उसका इंटेंट पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज का बेनिफिट बिल्कुल नहीं था। डीकोलोनाइजेशन के बाद जब एशिया और अफ्रीका में इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने तब उन्होंने प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज को अपनाया और खुद को वेस्ट डोमिनेटेड इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम से दूर रखा। इंडिया का एग्जाम्पल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसने 1947 से 1991 तक सोशलिस्ट मॉडल फॉलो कर फॉरेन कैपिटल को इंडिया आने से रोका।
ऐसा ही कुछ 1960s और 1970s में लैटिन अमेरिका में भी हुआ, लेकिन इनमें से कई कंट्रीज इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ी, जिसे काउंटर करने के लिए उन्हें IMF द्वारा इम्पोज कंडीशंस को एक्सेप्ट करना पड़ा। वहीं IMF जो खुद अमेरिका डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन था और इसीलिए उसके टर्म्स और कंडीशंस ऐसे थे जिनसे मेनली डेवलप्ड कंट्रीज को ही फायदा मिलता। ग्लोबलाइजेशन के प्रॉब्लम का एक और कारण ये भी है कि फ्री ट्रेड इन रियलिटी फ्री ट्रेड होता ही नहीं है। हम जानते हैं कि WTO की गाइडलाइंस के बावजूद कई डेवलप्ड कंट्रीज रूल्स का मिसयूज कर अपने देशों में प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स यूज करते हैं और डेवलपिंग वर्ल्ड के इंडस्ट्रीज और प्रोडक्ट्स को अपने मार्केट में एंटर करने नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, रिच कंट्रीज में दशकों से एग्रीकल्चर में प्रोटेक्शनिज्म देखा जा रहा है। यूरोप में ये क्वालिटी चेक्स के नाम पर होता है, तो US में ये एग्रीकल्चरल सब्सिडीज के तहत। फार्मास्यूटिकल्स में स्ट्रिक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रूल से आज वहां की फार्मा कंपनीज मोनोपोलीज चलाती हैं और डेवलपिंग वर्ल्ड की फार्मा को नुकसान होता है। ऐसे ही रेस्ट्रिक्शंस डिजिटल स्फीयर में भी देखे जा सकते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज आज डिजिटल सर्विसेज और फार्मा दोनों में काफी एक्टिवली इनोवेट कर रहे हैं, और अगर फ्री ट्रेड सच में फ्री हो जाए तो ये कंपनीज लाखों लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर उन्हें गरीबी के बाहर निकाल सकती हैं, न सिर्फ अपने देश में बल्कि बाहर भी। इसके अलावा रीजनल लेवल पर भी ये प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना अपने गुड्स को इंडिया जैसे देशों में डंप करता है, लेकिन इंडियन इंडस्ट्रीज को अपने देश में मार्केट एक्सेस नहीं देता। दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन ने अगर सिर्फ डेवलपिंग वर्ल्ड को फायदा पहुंचाया होता तो वहां फ्री ट्रेड की तारीफ हो रही होती, लेकिन ऐसा नहीं है। साउथ अफ्रीका में फ्री ट्रेड के प्रति सपोर्ट 88% से घटकर 76% हो गया है बिटवीन 2002 एंड 2018। ब्राजील में ये 84% से घटकर 68% और मेक्सिको में 89% से 69% तक घट गया है। ग्लोबलाइजेशन के प्रति इस डिसइल्यूजनमेंट के डेवलपिंग वर्ल्ड में कई रूप हैं। मिडिल अमेरिका में गुस्से का कारण वो इंडस्ट्रीज हैं जो देश छोड़कर चली गईं। ब्राजील और नाइजीरिया में ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि वहां ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो फैक्ट्रीज प्रॉमिस की गईं वो कभी आई ही नहीं। दोनों तरह की जगहों में एक बात सिमिलर है, और वो ये कि लो स्किल्ड वर्कर्स को ही इनसे नुकसान हुआ। ऑलरेडी ऐसे साइंस हैं कि डेवलप्ड वर्ल्ड की तरह डेवलपिंग वर्ल्ड भी मार्केट रेस्ट्रिक्शंस लगाने के प्लान्स में है। डिजिटल स्पेस को ही ले, जहां आज डेटा लोकलाइजेशन की चर्चा हो रही है। खैर, ये राइजिंग एंटी ग्लोबलाइजेशन सेंटिमेंट दुनिया भर के लिए किस तरह से खतरनाक होगा, चलिए देखते हैं। दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ सेंटिमेंट्स कैपिटल, गुड्स और सर्विसेज के इंटरनेशनल फ्लो पर बैरियर्स को जन्म देंगे, जो अल्टीमेटली ग्रोथ को अंडरमाइन करेंगे। ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी से विड्रॉल का एक सबसे बड़ा डेंजर सप्लाई चेन में डिसरप्शन होगा। हम जानते हैं कि आज कोई भी देश कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। सेमीकंडक्टर से लेकर फार्मास्यूटिकल्स के क्रिटिकल कंपोनेंट्स तक हर देश किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट है। ऊपर से कुछ देश कैपिटल प्रोवाइड करते हैं तो कुछ चीप लेबर, और इस तरह से एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन भी किसी एक देश में सीमित नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आज चिप की डिजाइनिंग US में होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग ताइवान और जापान में, और उसकी असेंबलिंग चाइना में। ऐसे में एक एंटी ग्लोबलाइजेशन सेंटीमेंट पूरी सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर देगा, और सप्लाई चेन डिसरप्शन किस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है उसका एग्जाम्पल हम कोविड के वक्त देख ही चुके हैं, जब पूरी दुनिया में चिप शॉर्टेज ने इन्फ्लेशन को बढ़ा दिया था। एंटी ग्लोबलाइजेशन सेंटीमेंट्स ऐसे ही शॉर्टेजेस हर सेक्टर में क्रिएट कर देंगे, जिसका नेचुरल आउटकम महंगाई या फिर इन्फ्लेशन होगा। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमी से कंट्रीज का विड्रॉल जॉब ग्रोथ को भी हैम्पर करेगा और बिजनेसेस को कैपिटल री इन्वेस्ट करने से रोक देगा, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हैम्पर होगी। प्रोडक्टिविटी से लेकर इनोवेशन तक हर चीज पर इंपैक्ट होगा। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में कई स्कॉलर्स कहते हैं कि वर्ल्ड लीडर्स को प्रॉपर और वेल थॉट आउट एनालिसिस और स्ट्रेटजीज के बिना कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये बेहद जरूरी है कि दुनिया भर की गवर्नमेंट्स सबसे पहले ये कोशिश करें कि कैसे वो ग्लोबलाइजेशन और फ्री ट्रेड के बेनिफिट्स को लो स्किल्ड वर्कर्स तक पहुंचाएं। ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स पर चर्चा एक पॉजिटिव स्टेप है। रिच कंट्रीज को डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज के लो स्किल्ड वर्कर्स को ध्यान में रखकर भी ट्रेड पॉलिसीज पर डिस्कशंस करने चाहिए। इसके अलावा हर कंट्री को फ्री ट्रेड को बाकी देशों के लिए फेयर ट्रेड बनाना होगा, ताकि ऐसा ना हो कि एक देश दूसरे के मार्केट्स का फायदा उठाता रहे
और दूसरे देश के लोग इस फ्री ट्रेड के रूल्स के चलते सफर करते रहें। यूएस को एग्रीकल्चरल सब्सिडीज और चाइना को डंपिंग जैसे एक्ट से बचना चाहिए। डेवलपिंग और पुअर वर्ल्ड के देशों की भी कुछ मेजर्स लेने होंगे। उन्हें यह इंश्योर करना होगा कि ऐसी पॉलिसीज इनैक्ट की जाएं जो लो स्किल्ड वर्कर्स के एम्प्लॉय राइट्स को और सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर करे, और इन कंपनीज को पेनलाइज करे जो अपने सामाजिक ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं करते। स्किल डेवलपमेंट भी इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। ग्लोबलाइजेशन को फिक्स करना एक इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जरूरी है। आज कंट्रीज को साउंड इकोनॉमिक लॉजिक्स पर बेस्ड रेशनल डिसीजंस लेने होंगे जो लार्जर इंटरेस्ट पर फोकस्ड हों, ना कि फार्मा या फार्म लॉबीज के वेस्टेड इंटरेस्ट पर, वरना दशकों के इकोनॉमिक बेनिफिट्स कुछ ही सालों में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और करोड़ों लोगों के सपने सपने ही रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस ग्लोबलाइजेशन का और उसका क्या असर हुआ है ओवर द टाइम डेवलपिंग और डेवलप्ड वर्ल्ड पर। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।